और हमारे डूंगरपुर से तो साथी आए ही हैं, उदयपुर से भी साथी आए हैं, सिरोही से भी साथी आए हैं, पाली, जालौर, जोधपुर और बाड़मेर के साथी तो हैं ही सही। हमारे निकट धानेरा से भी कुछ साथी यहाँ पर आए हैं, गुजरात से। यहाँ पर आने के लिए किसी ने पैसा नहीं दिया, स्वेच्छा से आते हैं, स्व प्रेरणा से आते हैं। यह एक अदृश्य चैन सी बनती जा रही है, अदृश्य भावना बनती जा रही है कि हम जिधर भी जाते हैं उधर लोगों का पैर अपने आप चल पड़ते हैं। ये कौन सा भाव है? ये आप इस देश के मूल मालिक हैं, इस देश के आदिवासी हैं, और अब आपने हुकार भरी है कि हमें हमारा हक चाहिए, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये हमारे पूर्वजों की अधूरी इच्छा है। हमारे पूर्वजों की अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए हमारे पांव बरबस चल पड़ते हैं। दोस्तों, आज यहाँ पर हम देखें तो एससी समाज के भाई भी हैं, ओबीसी समाज के भाई भी हैं, और राजपूत समाज के भाई भी हैं, और भील तो है ही सही। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। यह बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, और इस बात को आज पूरे देश भर में जन जागरण के माध्यम से बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। मारवाड़ की धरती पर संभवतः मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि आदिवासी परिवार की व्यवस्था के अनुरूप हमारे सांसद नीचे बैठे हैं, ये मेरे नीचे बैठे हैं लोगों के बीच में। और देश में ट्रेंड हो गया था कि बड़े बड़े लोग मंचों पर बैठेंगे और दूसरे लोग फूल वालाई करेंगे और दूसरे लोग नीचे बैठेंगे। लोकतंत्र में प्रजा के पास शक्ति होती है और प्रजा का प्रतिनिधि प्रजा के बीच में ही बैठना चाहिए। ये सबसे पहले हम लोगों ने बोला और उसका परिणाम आया, समाज ने सहज स्वीकार किया। आज हमारे मंचों पर हमारे बाप दादे बैठते हैं, हमारे बाप दादे जिनका खून हमारे अंदर मौजूद है, जिन्होंने इतिहास रच के गए हैं, जिन्होंने हमारे स्वाभिमान गर्व गौरव का एक इतिहास रचा है, उन आदर्श पुरुषों का स्थान हमारे से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। ये पूर्वज पूजा का सिद्धांत है और उस पूर्वज पूजा के सिद्धांत को हमने एक्सेप्ट किया है। इसके लिए मंच पर हमारे बाप दादे बैठते हैं, हम नहीं बैठेंगे, ये बात हमें स्वीकारनी है। दोस्तों, आदिवासी कौन? तो कई सारी बातें आएगी, जिनका जीन, जिनका डीएनए यहाँ के लोगों से का हो, यहाँ जो पैदा हुए, कहीं बाहर से आए नहीं, कहीं बाहर गए नहीं, वो आदिवासी है। ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन आदिवासी की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आदिवासी एक सबसे बड़ी विशेषता है, वह हर काम, हर निर्णय समूह में करता है। वो अकेले एक आदमी के निर्णय के आधार पर कभी नहीं चलता है। यह आदिवासियत है, यह सामुदायिक आदिवासियत है। और एक दूसरी बात, आदिवासी अपने पास जमीन भी होती है और किसी के पास जमीन नहीं है, कोई संकटग्रस्त है, उस समाज को भी अपने पास रखता है और अपने हिस्सा देता है और अपने बराबरी के आधार पर उसका मान सम्मान बढ़ाता है। उसको कहते हैं आदिवासियत। और एक बात आपने देखा होगा, आदिवासी समाज का पूजा पद्धति होता है, उसके अंदर महिला को भी बराबरी का सम्मान होता है, आदमी को भी बराबरी का सम्मान होता है। आदिवासियों में कोई बड़ा नहीं होता, कोई ऊंचा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। ये आदिवासियत में ऊंच नीच जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था नहीं होती है। मैं एक शिक्षक हूँ और आप लोगों ने देखा होगा 8वीं क्लास के अंदर आज का सामाजिक ज्ञान पढ़ लीजिए, उसमें आदिवासी का पाठ है। उसके अंदर क्या लिखा है? आदिवासी वे लोग हैं जो राजाओं के
नहीं आते। आदिवासियों का धर्म हिंदू, इस्लाम, ईसाई सबसे अलग है। ये अफ्रीका से लिखा हुआ है। तो किसका इंतजार कर रहे हो आप लोग? हमें किसी का झोला उठाने की जरूरत नहीं है, किसी की चादर बिछाने की जरूरत नहीं है। हम इस देश के मालिक हैं, हम इमिग्रेंट्स पीपल नहीं है, हम इंडिजिनस पीपल है। हमें मालिक की तरह सोचना होगा, हमें राजा की तरह सोचना होगा, हमें मजदूर की तरह नहीं सोचना है। ये बात याद रखना दोस्तों। एक बार भील समाज समस्याग्रस्त है, ये तो हम जानते हैं। मेघवाल समाज समस्याग्रस्त है या नहीं है? है या नहीं है? है। जाट समाज समस्याग्रस्त है या नहीं है? है। निमादिक तो होगा। यस। और राजपूत समाज समस्याग्रस्त है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। चलो आपने ऐसा कहा, उसको मैं मान लेता हूं। एक पॉइंट के लिए सिंगल। भील समाज व्यापार कर पाता है नहीं कर पाता है? नहीं कर पाता। और राजपूत समाज व्यापार कर पाता है या नहीं कर पाता है? कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? कर पाता है। ये सिमिलरिटी क्यों है? मेरे को पढ़ाने वाले टीचर, वो भी चौहान थे मेरे गांव के, उनको मैंने सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? वो भी जिंदा है, भट्टी साहब आपका आमंत्रण है, वहां आकर के उनको पूछ सकते हो, क्योंकि आप ही बैठे हुए मेरे सामने सुन रहे हैं। वो मेरे स्कूल में आए, यार भंवरजीत आप लोग आदिवासी के बारे में बहुत बोलते हैं, तू तो मेरा बच्चा है यार, मैंने पढ़ाया तेरे को। तो मैंने सर से सवाल किया, 2 सवाल दूसरे हैं लेकिन वो नहीं बताऊंगा मैं, जल्दबाजी होगा। एक सवाल जो मैंने उनको पूछा, वही पूछा कि हमारा समाज व्यापार नहीं कर पाता है और आपका समाज भी व्यापार क्यों नहीं कर पाता है, उसका जवाब दीजिए। मैं स्टूडेंट था, वो गुरु थे। उन्होंने काफी सोचा समझा और उन्होंने क्या कहा वो भी अभी मैं नहीं बताऊंगा, है ना। लेकिन एक बात आपके सामने फिर रख के जा रहा हूं कि 6ठी शताब्दी में हमारा क्या सह संबंध है, ये देखिए। फिर हम लोगों को बात करनी चाहिए। बेशक मारवाड़ की धरती पर इंद्र मेघवाल की बात आई है और वो शायद जितेंद्र जी मेघवाल की बात आई है, कार्तिक भील की बात आई है, हमारे उदयपुर में पूजा भील की बात आई है, हम बेशक जानते हैं। लेकिन हम लोगों को समस्या को समझना है। मैं इतिहास का स्टूडेंट हूं और मेरी जिंदगी मैंने इतिहास के पीछे लगाई है, तो मैं कहना चाहता हूं इतिहास समझिए। और इतिहास के आधार पर मैं ये भी स्वीकारता हूं, मानता हूं कि राजपूत समाज भी समस्याग्रस्त है। भले आप लोग समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि राजपूत समाज समस्याग्रस्त नहीं होता तो गुजरात में शेखावती का पगड़ी क्यों उछला? करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों मारा? यह है मेरा सवाल। इसलिए मेरे भाइयों, बल से काम नहीं लेना है, दिमाग से काम लेना है, बुद्धि से काम लेना है। हमारी सोच विज्ञान सम्मत होनी चाहिए, हमारी सोच लोकतंत्र सम्मत होनी चाहिए, हमारी सोच संविधान सम्मत होनी चाहिए और हमारी सोच प्रकृति सम्मत होनी चाहिए, हमारी सोच मानवतावादी भी होनी चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए, इतिहास को ध्यान में रखते हुए मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जब अरबों का आक्रमण हुआ था
तो भीलों ने उस समय नागभट्ट प्रथम को भी साथ दिया था। Am I right? गलत है क्या? राइट है? कुछ तो कारण होगा। इसके बाद मारवाड़ पर शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ 1544 में। तब हमारे आदिवासियों ने सुमेलगिरी के युद्ध में इनका साथ दिया राठौड़ों का। कुछ तो कारण होगा। हल्दी घाटी जंजाहिर है। हमारे भील नहीं होते तो मेवाड़ का आज आप लोग क्या इतिहास पढ़ते आप सब जानते हो। और हमारे सामने राणा पूजा भील का ऑलरेडी लगा हुआ है फोटो। गुजरात की बात करो, आपका सोलंकी वंश का जो प्रथम राजा था वनराज जी है ना? हाँ, वनराज जी शायद। उनका पिताजी का मृत्यु के बाद भीलों के बीच में लालन पालन होता है। और इसके बाद आपका ये पाटन, वहां का राज सिंहासन, वहां का राज स्थापित करने में योगदान है। उसके बाद सोमनाथ का लड़ाई में हमीर गोहिल को किसने साथ दिया था? वेगड़ा भील ने। वेगड़ा भील की सेना पहले मरी, इसके बाद हमीर मरा। इसलिए मेरा पुनः सवाल है, राजपूत समाज व्यापार नहीं कर पाता है, भील समाज भी व्यापार नहीं कर पाता है, उसका कारण क्या? जब अरबों का आक्रमण हुआ हमारे इलाके में, तब चित्तौड़ पर मानमोरी का राज था और सिंध में भी मानमोरी के परिवार का ही राज था। और आज सिंध में सोडा राजपूत है, वो कौन है? जांच करिएगा। आज के इतिहास पर नहीं, उस जमाने के पुरातात्विक अवशेष, उस समय के यात्रा विवरण का सहारा लेकर के आप जांच करिए। मैं आपको बहुत बड़ी समस्या के लिए ये उदाहरण दिया। वो समस्या क्या है? वो समस्या ये है कि हमारी आपसी गुत्थम गुत्था में एक दूसरे को पछाड़ने के चक्कर में हम राजा से रंग हो गए, राजा से रंग हो गए, राजा से प्रजा हो गए, और आज हम दूसरों की दरिया बिछाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या है, एक और बात मैं भूल गया था, खानवा का युद्ध हुआ। उस खानवा के युद्ध में भी हमारे भीलों ने साथ दिया था, राणा सांगा का। और एक बड़ी बात सोचिए, जिनके दिमाग में धर्म का क्या कहते हैं, हिलोरे मारती है भावनाएं। खानवा युद्ध हुआ बयाना के आसपास। उस युद्ध में सेनापति कौन था? जो अपने 12,000 सैनिकों के साथ में रणभूमि में खेत रहा, हकीम खां सूर। हल्दी घाटी के युद्ध में भी क्या नाम था? सेनापति क्या नाम था? नहीं, मान सिंह जी नहीं, वो मुस्लिम थे। हकीम खां सूर उधर था खानवा में। हाँ, हसन खां मेवाती। यस यस, हसन खां मेवाती हो पे नाम है, इसलिए वो डिस्टर्ब हो गया। हसन खां मेवाती खानवा में और हकीम खां सूर हल्दी घाटी युद्ध में। देखिए, इतिहास होता है।
इतिहास पुरुष देश की माटी का होता है, देश का होता है, वो किसी समाज का नहीं होता। तो इन दो बड़े युद्धों में मुस्लिम समाज का योगदान है, आदिवासी समाज का योगदान है, राजपूत समाज का भी योगदान है। तो मेरा पहला सवाल था कि आदिवासी समाज समस्याग्रस्त है, सबको पता है। एससी समाज समस्याग्रस्त है, सबको पता है। ओबीसी समाज भी समस्याग्रस्त है। थोड़ा स्वीकार करेंगे, थोड़ा स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन है। यदि नहीं है तो मेरा सवाल है, ओबीसी समाज की 52% प्रजा है इस देश में, क्या 52% उनका नौकरियों में योगदान है? नहीं है। और यदि राजपूत समाज समस्याग्रस्त नहीं है तो शासन में उनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी है? नहीं है। प्रशासन में हिस्सेदारी है? नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, समस्याग्रस्त लोगों को लोकतंत्र के रहते, संविधान के रहते साथ आना चाहिए। अपनी अंदरूनी बातें खत्म करके सामाजिक भाईचारा कायम करना चाहिए। और यदि सामाजिक भाईचारा कायम करेंगे हम लोग सभी समस्याग्रस्त समाज, तो हमारे इलाके को बदनाम कभी नहीं होने देंगे हम लोग कि हम आपस में लड़ने वाले लोग हैं, एक दूसरे का शोषण करने वाले लोग हैं, एक दूसरे को दबाने वाले लोग हैं। ये बात राजस्थान से सदा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके बाद कार्तिक भील का कोई हत्या नहीं होगा, इंद्र मेघवाल की घटना नहीं होगी, जितेंद्र भील की घटना नहीं होगी, पूजा भील की घटना कभी नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, समस्या क्यों है ये पकड़िए, और समस्या है तो समस्या का कारण भी होगा, ये बात पकड़िए। समस्या है तो समस्या का कारण है। अब सवाल पैदा होता है कि समस्या का कारण क्या है। जब समस्या का कारण पता लगाओगे तो समस्या का समाधान होगा। अब मेरा सवाल है कि तुम लोगों को आज तक जमीन का पट्टा नहीं मिला, उस समस्या का कारण क्या है? तुम्हारे लोगों का आज तक जमीन राजस्थान टेनेंसी एक्ट में आप लोगों का प्रावधान होने के बावजूद आप लोगों की जमीन दूसरे लोगों ने छीन ली, या आपने धार्मिक क्रियाक्रम के माध्यम से आपकी जमीन बेच दी। कौन सा प्रावधान कहता है कि आदिवासी की जमीन दूसरे लोग खरीद सकते हैं? क्या है कोई प्रावधान? ऐसा कोई प्रावधान है क्या आदिवासी की जमीन कोई खरीद सकता है? नहीं है प्रावधान। इसका मतलब इलीगल हुआ। हमारे इलाके में भी आदिवासियों की जमीन नहीं खरीदी जा सकती, इसके बावजूद लोग खरीद रहे हैं। तो समस्या का कारण यह है कि तुम्हारी आवाज राज में नहीं है। जो राजा होता है वो निर्णय लेने काबिल होता है, राजा होता है वो निर्णय लेता है। आपका समाज निर्णय नहीं ले पा रहा है, इसलिए समस्या है। क्या ये बात आप स्वीकार करते हैं? कौन कौन स्वीकार करता है? हाथ ऊंचा करो जरा। बहुत बड़ी बात। तो आपको निर्णय लेने लायक बनना है। तो पहला, यदि आप मानते हो तो मैं जो कह रहा हूं उसको आप समर्थन दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, आपको समझ में आए तो ही देना, ठीक है? आदिवासी समाज की जमीन का रक्षण करने का आश्वासन दे, उसी को ही ठप्पा लगाना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? समझ में आया कि नहीं? आदिवासियों की जमीन का रक्षण करने का आश्वासन दे, और वो किस पर देना चाहिए? कागज पर के मुंह जवानी
कम से कम स्टाम्प पेपर तो होना ही चाहिए, होना चाहिए। इस तरीके की बात रखनी होगी आपको। हमने हमारे इलाके में सही बातें रखी थी। सबसे पहले आदिवासियों का रक्षण सबसे पहले, और वो भी ये आश्वासन हमको राजनेताओं से चाहिए, क्योंकि शासन में वो बैठते हैं। दूसरी बात, आदिवासियों की एट्रोसिटी होती है तो वो नेता वहां खड़ा रहना चाहिए हमारे पक्ष में। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे इलाके में भी नहीं होता है, लेकिन अब धीरे धीरे फिजा बदलने लगी है। तो यदि ये बात, ये दूसरी बात भी आप स्वीकार करोगे तो आपके इलाके में भी ये बात होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात जिसको लेकर आज मीटिंग है, मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि इस इलाके में ही भील समाज का दिक्कत नहीं है। जो हमारे चंबल और बनास नदी की घाटी है, उस इलाके में भी आदिवासी लोग परेशान हैं। अजमेर भीलवाड़ा के आसपास भी लोग परेशान हैं, उनका भी ऐसी तरीके की मांग है। तो महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं मैं। आप लोग औरंगाबाद चले जाओ, जालना चले जाओ, बीड चले जाओ, यवतमाल चले जाओ, जलगांव चले जाओ, अहमदनगर चले जाओ, पुणे चले जाओ, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। वहां 25 किलोमीटर इधर, 25 किलोमीटर इधर, 25 इधर, 25 इधर, कहीं पर भी शेड्यूल्ड एरिया नहीं है, यानी 5वीं अनुसूची का इलाका नहीं है। लेकिन यहाँ बीच में आदिवासी बाहुल्य गांव है, तो वो 5वीं अनुसूची के तहत नोटिफाइड है, वो शेड्यूल्ड एरिया है। यदि इसी तरीके का राजस्थान में हो जाए तो कितना इलाका शेड्यूल्ड एरिया हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? जो आदिवासी गांव जिसमें 100% आदिवासी लोग रहते हैं, नंबर 1, और दूसरा